हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आई एम ओम प्रकाश सैनी एंड अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था कि कूलाम का जो नियम है वो किस प्रकार से हम डिराइव करते हैं और जो उसका सदिश निरूपण होता है, जो उसकी फैक्टर फॉर्म होती है वो किस प्रकार से होती है, वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कूलाम के नियम में देखा था कि दो आवेश होते हैं Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य में कितना बल कार्य करेगा, उसका मान क्या होगा वो हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश लिए थे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा आवेश हों तो वो एक दूसरे पर कैसे बल लगाएंगे, उसे किस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। तो मान लेते हैं कि कुछ आवेश हैं, ये मान लेते हैं कोई निर्देश तंत्र है, यहाँ पर कोई आवेश है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, या फिर सुविधा के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से लेके और इसकी मध्य की दूरी है R1, ये R2 और ये R3। अब इन तीनों जो आवेश हैं इनको अलग से लिख लेते हैं। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। तो हम बात करेंगे कि इस Q1 आवेश पर हम, हालांकि किसी भी आवेश पर कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं Q1 आवेश पर Q2 और Q3 के कारण जो बल कार्य करेगा वो किस प्रकार से बल कार्य करेगा। तो इन दोनों की जो मध्य की दूरी है वो हो गई R12, ये हो गई R13। इस प्रकार से और भी आवेश मान सकते हैं, ये मान लेते हैं R14। इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, R12 कैप, ये इसकी दिशा को बताता है कि ये इस तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ, और इसके बीच में R13 कैप और ये हो गया R14 कैप। ठीक है, अब बात करते हैं कि Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है। तो वो लग रहा है F12 ऑन बाय, यानी कि किस पर लग रहा है और किसके द्वारा लग रहा है। तो किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है। इसी प्रकार से Q1 पर Q3 के कारण जो बल लगेगा उसको हम प्रदर्शित करते हैं, उसकी दिशा तो होगी ये, और वो होगा F13 वेक्टर, ये भी वेक्टर, और इसी प्रकार से F14 वेक्टर। तो इस प्रकार से Q1 आवेश जो है उस पर जो लगने वाला बल है वो हम देख चुके हैं कि F12, F13 और F14, ये हमारे को प्राप्त हो गया। अब कूलाम के नियम से अगर हम बात करें F12 का मान, इसका मान अगर ज्ञात करें तो ये क्या होगा कि Q1 और Q2 अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, R12 और इसका स्क्वायर, और इसकी दिशा प्रदर्शित करने के लिए R12 कैप। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करते हैं Q1 पर Q3 के कारण कितना बल कार्य करेगा, ये वेक्टर में है F13, ये K Q1 Q3 अपॉन R13 इसका स्क्वायर और R13 का कैप। ठीक है, इसी प्रकार से F14 का मान कितना होगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर और R14 का कैप। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, दो से ज़्यादा जब आवेश होते हैं और किसी एक विशेष आवेश पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना बल कार्य कर रहा है, दो बातों का ध्यान देना है। एक तो उस पर जो बल कार्य करेगा, जैसे Q2 के कारण हम Q1 पर बल आवेश जो कितना बल कार्य करेगा वो जब कैलकुलेट करते हैं तो Q4 और Q3 यानी कि जो अन्य आवेश होते हैं उनके प्रभाव को नकार दिया जाता है कि इन दोनों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है उस पर Q4 और Q3 का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। सब एक दूसरे से सेपरेट जो अपना बल होता है वो प्रदर्शित करते हैं। एक बात तो ये, और जो अंतिम बात है वो है
कि जो अंतिम जो कुल इस पर Q1 पर कितना बल कार्य करेगा, ये निकालने के लिए हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? सभी जो आवेश हैं, सभी आवेशों के कारण जो बल है, उनका अगर सदिश योग कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला जो बल है वो आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या आया, F12, F13 और F14। अगर इनका सदिश योग कर दिया जाए तो जो Q1 पर लगने वाला जो बल है उसका मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए F1, इसका मान कैसे आएगा? इन सभी जो बल लग रहे हैं इस पे इसका सदिश योग, वो कैसे होगा? F12 F13 प्लस F14। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसी से जैसे F1 हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि Q1 पर जो कुल बल कितना कार्य कर रहा है वो। अब इसमें अगर इन सभी मानों को रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? F1, फिर ये हो जाएगा K, Q1, Q3, Q2 पहले मान लेते हैं ये वाला, फिर R12 का स्क्वायर और R1 कैप प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर और R4 का कैप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। F1 कितना हो जाएगा? K को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें सब में कॉमन क्या है? Q1, तो Q1 को भी बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बचा? Q2 R12 का कैप अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस Q3 R13 का कैप स्क्वायर का कैप अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस Q4 R14 का कैप अपॉन R1 का। अब इसको अगर और सरल भाषा में लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू, ये देखिए K Q1 आ गया, ये तो बाहर आ गया था। अब I इज इक्वल टू अगर 2 रखें और N रखें, यानी कि हम अनंत मान रहे हैं, N का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, I का मान 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आ गया QI इसके लिए आया है। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे I बराबर तो Q2 हो जाएगा, इसलिए QI अपॉन R1 पर लग रहा है और I का मान जैसे जैसे परिवर्तन होगा, जैसे अगर 2 रखेंगे तो इसके लिए, फिर 3 रखेंगे तो इसके लिए, 4 रखेंगे तो इसके लिए, तो QI का मान होगा 2, जैसे 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे तो इसके लिए आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो कैप का मान है वो 1 के लिए तो सेम रहेगा और फिर I आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे को जो कुल प्राप्त होता है इसको बोलते हैं बहुल आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसका जो मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया जाता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो ये है। इससे हम जैसे 2 या 2 से अधिक आवेश अगर किसी एक विशेष आवेश पर बल लगा रहे हों तो उस आवेश पर उन आवेशों के कारण कितना बल कार्य करेगा, इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।